Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will cover chapter number 14 for Information System Banker. This is a very important chapter. ठीक है, and this is control. देखिए इसमें क्या है कि जैसे आजकल क्या है कि हम लोग जो बैंक है, ठीक है ना, तो बैंक में सारा काम क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू होता है। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू होता है, सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो कंट्रोल से क्या मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, आपका जो सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, तीनों कुछ मान लीजिए। एक आपका हो गया सिस्टम, एक आपका हो गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया नेटवर्क, तीसरा मतलब नेटवर्क। कुछ और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। अब जैसे सिस्टम है तो फिर डेटाबेस, ये वो, ठीक है। ठीक है, तो अब है क्या कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये कैसे अपना काम सही से करे। ठीक है, अपना काम कैसे सही से करे, तो इसको प्रोटेक्ट रखने के लिए जो है हमें जो है वो कुछ मेजर्स लेने होते हैं। ठीक है, कुछ मेजर्स लेना होता है, और वो मेजर्स क्या है, तो वो कंट्रोल है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है वो डिफरेंट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका जो काम है वो सही ढंग से होता रहे। ठीक है, जिससे आपका बिजनेस जो है वो सही से हो, उसका सर्वाइवल और सक्सेस जो है वो सही रहे। ठीक है, तो कंट्रोल यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, जो भी हमारे ऐप में पेड सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो यदि उनको कोई भी इशू आता है तो आप हमें इस नंबर पे, ठीक है, 7061953535, ठीक है, तो आप हमें इस पे व्हाट्सअप करिए। कुछ भी आपका सजेशन, रिक्वेस्ट या कुछ और भी, कोर्स आपने ले लिया, एक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर कंटेंट से रिलेटेड भी कुछ यदि आपको कहना है, क्रिटिसाइज़ करना है, आपको लगता है कि कुछ भी अप टू मार्क नहीं है, तो आप उसके बारे में भी हमें बताइए कि सर ये टॉपिक जो है वो और अच्छे से हो सकता था, आपने अच्छे से नहीं करवाया। ठीक है, तो ये नंबर हमारा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज आईटी कंट्रोल। ठीक है, आईटी कंट्रोल क्या है, देखिए आईटी कंट्रोल क्या लिखा है मैंने। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और मैकेनिज्म implemented within an organization's information technology system and process. These controls are designed to ensure their integrity, security and effective operation of IT. ठीक है, तो IT कंट्रोल्स का मतलब क्या हुआ, वैसे एक्टिविटीज और मैकेनिज्म आप जो है वो अपने IT सिस्टम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। एक्टिविटी या फिर मैकेनिज्म को IT सिस्टम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि उसका इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और इफेक्टिव ऑपरेशन जो है वो सही से हो। मतलब ऐसा एक्टिविटी और मैकेनिज्म, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, जो आपका आईटी सिस्टम्स है उसके ऊपर, जिससे वो सही से काम कर सके। दैट इज आईटी कंट्रोल्स। ठीक है, दीज कंट्रोल्स आर ऑफन ऑडिटेड especially in organizations that rely heavily on IT systems for their core business and processes. क्या होता है कि जो भी आपका IT सिस्टम है, तो IT सिस्टम को जो है वो ऑडिट किया जाता है। मान लीजिए हर बैंक में IAS ऑडिट होता है, और भी बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं। IAS ऑडिट एकदम बेसिक सिंपल, जो आप सीसा सर्टिफाइड सर्टिन इम्पैनल्ड ऑडिटर से करवाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही ना बहुत सारा होता है, जैसे आपको हमारा जो PCI DSS है,
ठीक है, जो देखता है कि इंडिजीनियसली जो है वो डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ तो वो देखते हैं। आजकल तो हर क्वार्टर मतलब ऑडिट होता है, ठीक है, नेटवर्क का अलग से हुआ, आईटी सिस्टम्स का हुआ, तो आईएएस ऑडिट का ही स्कोप में ये सब शेयर रहता है। लेकिन ऑडिट किया जाता है, आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए ऑडिट किया जाता है, ठीक है। आईटी सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए कि इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिस्क एंड थ्रेट्स, ये आईटी रिस्क और थ्रेट का जो है वो इम्पैक्ट क्या है। देखिए क्या है कि आईटी रिलेटेड रिस्क इनकम्पास a broad range of potential issues that can impact the availability, integrity and confidentiality and overall security of information technology system। ये जो CIA वाला ट्राइड है ना, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, हम लोग इसे CIA ट्राइड बोलते हैं ना, जो सिक्योरिटी का 3 पिलर है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी पता है, सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र के पास जानकारी होना चाहिए। इंटीग्रिटी, जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज ना हो जाए। और अवेलेबिलिटी, जब भी आपको डेटा का ज़रूरत है तो दैट शुड बी अवेलेबल विथ यू। तो ये CIA ट्राइड था। तो आईटी रिस्क और थ्रेट जो इम्पैक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है, जो ठीक है, या जो डेटा है, तो उसमें आप ये अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो और क्या क्या वो हो सकता है उसको हम स्पेसिफिक लेवल पे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो लिस्ट ऑफ सम कॉमन आईटी रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो जैसे है डेटा ब्रीच और लॉस हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर बग और फेलियर्स हो सकता है, ह्यूमन एरर्स हो सकता है, इनसाइडर थ्रेट हो सकता है, कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर सप्लाई चेन रिस्क हो सकता है, ऑडिटेड टेक्नोलॉजी भी एक रिस्क ही है, नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल रिस्क, डेटा इंटीग्रिटी इशू, कैपेसिटी एंड स्केलेबिलिटी चेंजेस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं, ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क जो है वो है। जैसे क्या है कि डेटा ब्रीच एंड लॉस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव डेटा इंक्लूडिंग कस्टमर एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन लीडिंग टू पोटेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, फिनेंशियल लॉस एंड रेपुटेशनल डैमेज। आजकल तो डेटा ही सब कुछ है ना। मान लीजिए कि कोई फार्मूला, हम मान लीजिए किसी ने बहुत R&D पे पैसा खर्च करके कोई फार्मूला बनाया है, मान लीजिए सॉलिड बैटरी का, मान लीजिए किसी ने क्रैक कर लिया कि सॉलिड बैटरी कैसे बनाना है। अब जो है वो डेटा ब्रीच के कारण वो अब जाके चाइनीज कंपनी किसी को बेच दे, तो अब समझ लीजिए कंपनी कहाँ जाएगा। उसने सारा पैसा R&D में लगाया और वो फार्मूला जो है वो चाइनीज कंपनी लेके चला जाएगा, ठीक है। तो डेटा ब्रीचेज एंड लॉस, तो इस थ्रेट्स का जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हार्डवेयर फेलियर। हार्डवेयर फेलियर में जैसे फिजिकल डैमेज और फेलियर ऑफ आईटी हार्डवेयर लाइक सर्वर, हार्ड ड्राइव, नेटवर्किंग इक्विपमेंट लीडिंग टू डेटा लॉस एंड डाउन टाइम। कि यदि सर्वर क्रैश हो जाए मान लीजिए तो डाउन टाइम तो आएगा ही आएगा, सिस्टम कुछ भी क्रैश हो जाए बीच में तो। अब जैसे क्रैश के बारे में बात की तो आजकल जैसे रेड कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस्टम का, है ना, तो इसमें डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर बग और फेलियर। तो फ्लॉज और फेलियर इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन कॉज डेटा करप्शन, लॉस ऑफ डेटा एंड सर्विस इंटरप्शन। यदि आपका सॉफ्टवेयर बगी होगा तो इससे आपका क्या होगा कि डेटा लॉस हो सकता है और आपका सर्विस जो है वो भी इंटरप्ट होगा। ह्यूमन एरर क्या है कि मिस्टेक्स मेड बाय एम्प्लॉयज सच एज एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स, मिसकन्फिग्रेशन ऑफ सिस्टम और फॉलिंग विक्टिम टू फिशिंग स्कैम से ह्यूमन एरर हो सकता है। मान लीजिए मेल पे किसी ने बोला कि 500 रुपया दो और 500 करोड़ का रुपया वो नाइजीरियन का जो होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, फिशिंग, ठीक है। तो ऐसा करके यदि आप फंसते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है, ठीक है ना, बैंक का नुकसान है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल डिलीशन आपने कर दिया किसी इंपॉर्टेंट फाइल को, या किसी को मिसकन्फिगर कर दिया है, या फिर एक और रिस्क होता है कि जैसे आप जब वेंडर से सिस्टम लेते हैं ना तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो उसके साथ कभी भी सिस्टम को नहीं रखना चाहिए। आप जैसे आया था ना, एक न्यूज़ आया था कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट चाइना से मंगाया गया तो उसके अंदर स्पाई सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा मिला था, स्पाई कंपोनेंट कुछ मिला था।
तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन एरर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। इनसाइडर थ्रेट में क्या है कि मैलिशियस एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स विद एक्सेस टू द कंपनीज आईटी सिस्टम सच एज थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और साबोटाज। क्या है कि मान लीजिए कि जैसे आपका वेंडर आता है सिस्टम सही करने के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि उसके पास तो राइट है, कभी कभी हम लोग सारा कुछ उसको बता देते हैं, उसको पता ही रहता है, ठीक है ना, वो होता है कि अरे ये कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं। जो आपका हार्डवेयर वेंडर ही है तो हार्डवेयर वेंडर के पास सारा जानकारी करीब करीब रहता है, तो हमें लगता है कि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि कभी वो वही जो है वो आपका जो डेटा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है, बाज़ार में ले जाके बेच दे। पेन ड्राइव आपने छूट दे रखा है, पेन ड्राइव लगा, लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है, एडीएस है हर जगह, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। वेंडर को भी जो है जैसे एक्सेस मिलता है कि क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये एक थ्रेट तो है। नेक्स्ट क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लाई चेन रिस्क। तो रिस्क अराइजिंग फ्रॉम डिपेंडेंसीज ऑन थर्ड पार्टी वेंडर्स इंक्लूडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फॉर क्रिटिकल आईटी सर्विसेज एंड कंपोनेंट। तो थर्ड पार्टी वेंडर पे जो हमारा है ना डिपेंडेंसीज, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि इन हाउस होना चाहिए हर कुछ, इन हाउस रहेगा तो क्या होगा कि कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अब यदि थर्ड पार्टी पे आप हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंसीज है, तो कभी वो यदि मान लीजिए आपके साथ कॉपरेट नहीं किया तो फिर आपका सर्विस जो है वो इंटरप्ट होगा। इस तरह आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो यूजिंग obsolete hardware or software that may not be supported, secure or compatible with modern system or standard। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो यूज़ नहीं होगा। जैसे होता है ना, कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो बोलता है कि ये जो है वो विंडो 10 और अबव के ऊपर ही काम करेगा, विंडो 7 के ऊपर काम नहीं करेगा। तो ऐसे तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये भी अपने आप में एक रिस्क है। नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल रिस्क, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, तो ऐसे इससे आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा और डाउन टाइम आपका आ सकता है। डेटा इंटीग्रिटी इशू क्या है, रिस्क रिलेटेड टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग, तो उससे आपका इंटीग्रेशन इशू आएगा, ठीक है। कि स्टोरेज के टाइम में ही जो है वो यदि मान लीजिए कि इनकन्सिस्टेंट डेटा स्टोर हो गया है तो फिर ये इशू हमेशा रहेगा। कैपेसिटी एंड स्केलेबिलिटी चैलेंजेस, क्या कि इनएबिलिटी ऑफ आईटी सिस्टम टू स्केल इफेक्टिवली टू मीट ग्रोइंग बिजनेस डिमांड लीडिंग टू परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल सर्विस इंटरप्शन। यदि मान लीजिए आपका आईटी सिस्टम जो है वो ऐसा है कि जिसको आप स्केलेबल नहीं है, जो मान लीजिए स्केलेबल नहीं अगर तो क्या होगा, सर्विस इंटरप्शंस होंगे, ठीक है, आपका सर्विस इंटरप्ट होगा, परफॉर्मेंस इशूज़ होगा, है ना, क्योंकि एक लिमिट के बाद मान लीजिए स्केलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो वो इशू है, आपको इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो हमेशा स्केलेबल रहे। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो अटैक्स सच एज हैकिंग, malware, ransomware, phishing and denial of service attacks, these threats can lead to data breaches, theft of sensitive information and disruption of services। तो साइबर थ्रेट्स तो है ही है, जैसे मान लीजिए डॉस है, डीडीओज है, डॉस नहीं वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो नहीं, डॉस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या है कि मान लीजिए अटैकर आपके सर्वर के ऊपर इतना अटैक करेगा, ठीक है ना, फेक ट्रैफिक के साथ कि लेजिटिमेट यूज़र को भी आपका सर्वर सर्व नहीं कर पाएगा, तो डैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है कि इसमें मोर देन वन जॉम्बी होस्ट जो है वो उसके हेल्प से वो इस पर अटैक करते हैं आपके सर्वर के ऊपर, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो अभी तक बस हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में, तो एक बार देखा कि आईटी कंट्रोल क्या है, रिस्क इम्पैक्ट क्या होता है और डिफरेंट रिस्क क्या हो सकते हैं, थ्रेट क्या हो सकते हैं। तो ये 12 टाइप का जो था हमने उसको देखा। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स क्या क्या होता है। देखिए, जब भी हम कंट्रोल मान लीजिए लगाते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, तो कंट्रोल जो है ना वो 3 टाइप का हो सकता है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। प्रिवेंटिव तो हो गया प्रोएक्टिव अप्रोच, आप समझो प्रोएक्टिव अप्रोच, एकदम टाइम से पहले सोच करके कि ये हो सकता है ये लगा लो, ये हो सकता है ये लगा लो। डिटेक्टिव क्या होता है कि समझ लीजिए कि अटैक एक तरीके से हो गया है, डिटेक्ट मतलब कि ये हो गया है या फिर होने वाला है, एकदम होने वाला है, डिटेक्ट करने के लिए ये एकदम पहले का, ये हो गया जो मतलब एंटिसिपेशन है कि भाई हो सकता है। करेक्टिव क्या है, होने के बाद, आफ्टर है ये, ठीक है, ये एट द टाइम आप समझ लीजिए।
ये बिफोर समझ लीजिए, ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब, प्रिवेंटिव मतलब बिफोर, होने से पहले क्या कर सकते हो, तो प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब देखिए प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या है कि these are designed to prevent security incidents before they occur. They aim to deter or stop unwanted events from happening. मतलब कुछ होने वाला है, उससे पहले ही जो है उसको कैसे रोका जाए, किसी चीज़ को होने से पहले कैसे रोका जाए, वो है प्रिवेंटिव कंट्रोल। अब प्रिवेंटिव कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, तो जैसे फायरवॉल हो गया कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ नेटवर्क को रोकेगा वो। इंक्रिप्शन हो गया कि मान लीजिए कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज हो, उससे पहले उसको इंक्रिप्ट करके रखो, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लाइक पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक सिस्टम टू रिस्ट्रिक्ट हु कैन एक्सेस सर्टेन इन्फॉर्मेशन। आजकल तो हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना सिस्टम में, तो ये सब प्रोएक्टिव अप्रोच है। कुछ नहीं हो, कुछ अनवांटेड नहीं हो, उससे बचने के लिए। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग टू एजुकेट एम्प्लॉय अबाउट पोटेंशियल थ्रेट एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो एजुकेशन ये भी तो उसी का पार्ट है एक तरीके से, ठीक है, प्रिवेंटिव का, कि अवेयरनेस ट्रेनिंग की कोई चीज़ नहीं हो, आपको फिशिंग लिंक पे क्लिक नहीं करना है, तो कैसे पता चलेगा, जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स प्रिवेंटिव में क्या क्या हो गया कि जैसे फायरवॉल हो गया कि ब्लॉक करेगा अनवांटेड ट्रैफिक को, डेटा को इनक्रिप्ट करके रखना है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अब जैसे हमको पासवर्ड लगा के रखना है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगा के रखना है, एम्प्लॉय को सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देना है, तो दैट इज पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिटेक्टिव कंट्रोल क्या है, तो डिटेक्टिव कंट्रोल क्या है कि दीज कंट्रोल आर फोकस्ड ऑन identifying and signaling security incidents after they have occurred but before they cause significant harm। मतलब मान लीजिए कि ये सिस्टम है, तो सिस्टम में ना एक तरीके से ये इन तो कर गया है लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं अभी तक किया है, तो उससे पहले का जो मतलब कंट्रोल्स लेते हैं तो वो आता है डिटेक्टिव कंट्रोल्स में, ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर दे हैव अकर्ड बट बिफोर दे कॉज सिग्निफिकेंट हार्म, ठीक है, आफ्टर दे हैव अकर्ड and before they cause significant harm. They are essential for early detection of breaches or problems, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड क्या क्या है इसमें, देखिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज, डिटेक्शन के लिए आईडीएस आजकल तो होता ही है ना, हर फायरवॉल में जो भी जिसे सोफोस या इसका आप लेंगे तो उस सब में रहता ही है, ठीक है ना, आईडीएस रहता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन डिटेक्शन आईपीएस आईडीएस दोनों रहता है, ठीक है ना। आईडीएस टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज। अब क्या, लॉग मॉनिटरिंग टू ट्रैक हु एक्सेसेस इंफॉर्मेशन एंड व्हाट चेंजेस दे मेक। अब उसके बाद हम लॉग फाइल्स को देखेंगे कि भाई कौन एक्सेस किया और क्या क्या चेंज किया है। ऑडिट ट्रेल्स टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड चेंजेस। ऑडिट ट्रेल्स को हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या हुआ है उधर। Regular security audits to assess the effectiveness of security measures and identify any vulnerabilities। हम लोग को क्या है कि रेगुलरली जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, और ये असेस करने के लिए, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स हमारा जो है वो कितना इफेक्टिव है। तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव तो हमने देख ही लिया था, फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। और डिटेक्शन में एक बार हो गया है तो डिटेक्ट करने के लिए क्या, तो डिटेक्ट करने के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है, लॉग हो गया, ऑडिट ट्रेल हो गया, ठीक है, मतलब लॉग मॉनिटरिंग हम लोग बोल ही दिए, और एक आईडीएस सिस्टम्स हो गए, तो ये सब इसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि करेक्टिव कंट्रोल क्या है, तो करेक्टिव कंट्रोल क्या है कि एक बार मान लीजिए दीज कंट्रोल्स आर इंटेंडेड टू मिटिगेट डैमेज and restore normal operation after a security incident has occurred, or they are focused on recovery and repair। करेक्टिव का है कि भाई एक बार अब डैमेज तो हो गया है, अब उस डैमेज को कितना कम कर सकते हैं, उस डैमेज को कितना कम कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, करेक्टिव कंट्रोल है, ठीक है। तो ये फोकस किस पे करता है, तो रिकवरी एंड रिपेयर पे करता है, ठीक है। अब इंक्लूड इसमें हम यदि एग्जाम्पल देखें, देखिए एक है डिजास्टर रिकवरी प्लान्स, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, रिस्टोर हार्डवेयर एप्लीकेशन एंड डेटा इन टाइम आफ्टर अ डिजास्टर, रिस्टोर हार्डवेयर,
application and data in time after a disaster. Backup systems to restore lost or corrupted data. Backup systems to restore lost or corrupted data. ठीक है, बैकअप सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, रिस्टोर लॉस्ट और करप्ट डेटा के लिए। वहाँ से कॉपी करके आप कर लो, ठीक है। डीआर सर्वर तो इसीलिए होता है ना, डीआर ड्रिल हम लोग करते हैं ना, डीआर ड्रिल जैसे 6 मंथ में होता है, कहीं कहीं क्वार्टरली भी होता है, कहीं कहीं मंथली भी होता है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। एज पर आरबीआई सर्कुलर 6 मंथ में एक बार हमें करना चाहिए डीआर ड्रिल। उसमें भी डीआर ड्रिल के टाइप हो गया, जैसे टच एंड गो हो गया, या फिर कभी कभी जो है वो डिटेल्ड होता है, एटलीस्ट 1 डे के लिए वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डीआर ड्रिल का, चलिए इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। पैच मैनेजमेंट जैसे है कि भाई वल्नरेबिलिटी पता चल गया तो उसको फिक्स करने के लिए फिर पैच लगाइए, ठीक है। इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम टू मैनेज एंड इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी ब्रीचेज एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये सब करेक्टिव एक्शन जो है ना आफ्टर इफेक्ट है, एक बार हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी आया तो भाई उसके लिए पैच बनाओ, ठीक है। हम डिजास्टर रिकवरी प्लान है उसके अनुसार काम करिए, जो डेटा लॉस हुआ है उसको रिकवर करिए। तो ये सब जो है वो करेक्टिव मेजर्स का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, देखिए एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसका सिंपल काम होता है इंश्योर दैट इंडिविजुअल एप्लीकेशन सिस्टम मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस डेटा एज पर द बिजनेस लॉजिक। इसका ये जो एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल्स है, तो एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल क्या होगा, तो एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल जो है वो आप अपने एप्लीकेशन सिस्टम्स के ऊपर लगाएंगे। एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल कहाँ लगाएंगे, तो अपने एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे उसका मेन काम क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन सिस्टम है, ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आपने उस सिस्टम को बनाया है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। प्रोसेस डेटा एज पर द बिजनेस लॉजिक, जो बिजनेस लॉजिक आपने वहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो वो बिजनेस लॉजिक के अनुसार आपका डेटा जो है वो प्रोसेस होना चाहिए। तो ये तीनों काम होना चाहिए। एप्लीकेशन सिस्टम कंट्रोल्स जो है वो इस तीनों को इंश्योर करता है। अब क्या है कि एरिया ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल जो है वो कहाँ कहाँ जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग द नेचुरल फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स थ्रू प्रोसेसिंग टू स्टोरेज टू इट्स इवेंचुअल आउटपुट एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडली 6 एरियाज एज फॉलोज। मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो उस 6 एरिया को हमको देखना है। तो देखिए एक होता है बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल। आप ये देखेंगे ना तो ये सब ना सिंक में है, ये सारा सिंक में है। आप जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए हमारा है क्या कि बाउंड्री कंट्रोल क्या है, ठीक है, बाउंड्री कंट्रोल क्या है। देखिए बाउंड्री कंट्रोल क्या है कि दीज आर मेजर्स implemented to protect the perimeter of a system or a network. They control access to the system by defining and securing its boundaries, include firewalls, intrusion detection system and access control list. These controls help in preventing unauthorized access and securing data from. देखिए बाउंड्री कंट्रोल क्या है कि नेम से ही लगता है कि बाउंड्री को इंश्योर करता है। कोई एक सिस्टम है उसका बाउंड्री जो है वो क्या होगा। सिंपली मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग बैंक में हैं तो बैंक में हमारा जो सिस्टम है वो इंट्रानेट के ऊपर यूज़ होता है ना, बैंक का जो नेटवर्क है उसी में यूज होगा, बैंक से बाहर के नेटवर्क में यूज वो नहीं होगा। तो वहाँ पर भी हम लोग पेरीमीटर डिसाइड कर रहे हैं ना कि विद इन नेटवर्क जो है वो आपका इशू मतलब एक्सेस होगा। और वो कैसे करते हैं, फायरवॉल का यूज़ वहाँ भी होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल भी हम लोग करते हैं। एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं, मान लीजिए कि इस सिस्टम का IP है 1.2.3.4। अब हम चाहते हैं ना कि ये IP से ना सिर्फ मान लीजिए कोई यूज़र है जिसका ये है मान लीजिए यूज़र ID है, PFID है, जो बोलिए सिस्टम यूज़ करने के लिए, तो 6789 उसका है, तो हम इसको इससे बाइंड कर देंगे, है ना। जैसे आप क्या है कि मान लीजिए कि
कोई वेबसाइट आपको यूज़ करना है आपके इस नेटवर्क में, अपने प्राइवेट नेटवर्क में, तो आप क्या करते हो, अपने आईटी टीम को देते हो ना कि अरे इसको वाइट लिस्ट कर दो। वाइट लिस्ट मतलब क्या, अलाउ कर दो उसको, अलाउ करता है तो आप देख पाते हो। तो बाउंड्री कंट्रोल्स क्या है कि हम अपने सिस्टम या नेटवर्क का एक बाउंड्री फिक्स करते हैं। वो फिक्स कैसे करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करके, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल डाल करके, ठीक है, तो उससे ये बाउंड्री जो है हम फाइनलाइज करते हैं। और ये क्यों करते हैं कि आप जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को आप रिस्ट्रिक्ट कर सको, साथ ही साथ आप डेटा को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो एक्सटर्नल थ्रेट से। यही है ना, इसीलिए ना इतना सारा मेजर्स लिया जाता है। एडीएस इम्प्लीमेंटेड है, नैक इम्प्लीमेंटेड है, आपके पास MFS मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेड है बैंक के सिस्टम में, है ना। पहले जाते हैं एडीएस का पासवर्ड डालते हैं, फिर आप यूज़र आईडी अपना डालते हो, फिर आप अपना जो भी आपका बायोमेट्रिक वाला है उससे करते हो, तब जा कर के सिस्टम खुलता है ना। फिर एक बार सिस्टम खुल गया, आप अपना आईपी भी बिना आईडीएस पासवर्ड के चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप सिस्टम अनइंस्टॉल भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंट्रोल हमें समझ में आ गया। अब देखिए बाउंड्री कंट्रोल में क्या है कि जैसे इसको ना हम लोग यदि बांट सकते हैं तो 3 सब सिस्टम में इसको हम बांट सकते हैं। वेरीफाई यूजर बाउंड्री सब सिस्टम कंट्रोल सर्व 3 मेन पर्पस। ये क्या सर्व करता है, वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी एंड ऑथोरिटी, मेक श्योर द पर्सन यूजिंग द सिस्टम इज हु दे क्लेम टू बी एंड हिज परमिशन टू यूज इट। ये तो है ही है, आप जब किसी को पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये इसीलिए ना करते हैं, एक यूज़र आईडी को हमने एक्सेस दे रखा है, हम आदमी को तो नहीं देते, यूज़र आईडी को देते हैं, और उस यूज़र आईडी को असाइन कर देते हैं किसी को, परमिशन तो इस यूज़र आईडी के पास है ना, ठीक है। तो जब यूज़र आईडी को ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है सिस्टम, तो जो पासवर्ड है उसका, जो आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डबल तो नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो वेरीफाई यूजर एंड आइडेंटिटी एंड ऑथोरिटी, वेरीफाई सिस्टम आइडेंटिटी एंड ऑथोरिटी, इंश्योर द कंप्यूटर सिस्टम और रिसोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑथोराइज्ड फॉर यूज। कि वो जो सिस्टम, पहले तो यूज़र को हम लोग ऑथोराइज करते भाई कि सही यूज़र सही सिस्टम यूज़ करे, तो पहले यूज़र को चेक करेंगे, फिर सिस्टम को भी चेक करेंगे कि वो सही सिस्टम यूज कर रहे हैं कि नहीं। लिमिट यूजर एक्शन क्या बोलता है, अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म ओनली द टास्क दे आर ऑथोराइज टू डू। जैसे हम लोग यहाँ पे बैंक में करते हैं ना कि यूज़र ग्रुप और कैपेबिलिटी लेवल देते हैं ना, 740 ये यूज़ करेगा तो 1521 ये यूज़ करेगा, ठीक है, ऐसा करके देते हैं ना उसको कि कौन किस पावर, मतलब डिजिग्नेशन क्या है उसके हिसाब से उसको पावर देते हैं। तो ये सब जो है ये बाउंड्री कंट्रोल का ही पार्ट है। तो बाउंड्री कंट्रोल समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा था कंट्रोल क्या है, थ्रेट्स डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं। अब हमने देखा कि एप्लीकेशन, ये जो हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल है उसमें पहला बाउंड्री कंट्रोल को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब दूसरा है हमारा इनपुट कंट्रोल। देखिए इनपुट कंट्रोल का एक ही है कि सिस्टम में जो डेटा इनपुट हो रहा है ना वो सही इनपुट मतलब जाए, वो सही जो है वो डेटा जो है वो सिस्टम में इंटर हो, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, these controls ensure the accuracy, completeness and authenticity of data during its initial input into the system. They include validation check, authorization procedure and input verification techniques. For instance, for form field validation in a web application insert is for correct format हो रही है। देखिए इनपुट वैलिडेशन में क्या ना, अब मान लीजिए सिंपल आप डेटा यदि है, अब मान लीजिए एक फॉर्म है, वेब फॉर्म है, मतलब फॉर्म जिसमें आप डेटा डालते हो। अब डेटा में मान लीजिए ना कोई आईडी डालना है जो सिर्फ नंबर है, तो आप ना उसमें स्ट्रिंग कुछ भी डालोगे ना, स्ट्रिंग कहे तो कैरेक्टर नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। तो हम लोग जो है अपने वेब फॉर्म में भी डिफरेंट वैलिडेशंस जो है वहाँ पे डालते हैं, ठीक है, इनपुट कंट्रोल के लिए। इट इन्वॉल्व्स डेटा इनपुट मेथड्स, वैलिडेशन ऑफ डेटा, ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे होता है। डेट का फॉर्मेट सही हो, जैसे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। तो इनपुट कंट्रोल क्या करता है, सिस्टम में कोई भी डेटा जो जाएगा तो उससे पहले क्या क्या हमें इंश्योर करना है, तो उसके बारे में ये इनपुट कंट्रोल हमें बताता है। कम्युनिकेशन कंट्रोल क्या है, देखिए कम्युनिकेशन कंट्रोल क्या बोलता है, these controls are used to secure data during transmission over a network. They include encryption, secure communication protocol,
network access control, communication control are vital for protecting data integrity and confidentiality during data exchange. कम्युनिकेशन कंट्रोल क्या बोलता है ना, जब आपका डेटा कम्युनिकेशन में है, मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में है, मान लीजिए कि ए बी को कोई डेटा भेज रहा है, तो मान लीजिए मीडियम से जाएगा ना, ऐसे करके मीडियम से जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मान लीजिए यहाँ से ये का जो डिस्टेंस है, ये हो गया ट्रांसमिशन टाइम, जब तक वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा है। तो ये जो ट्रांसमिशन जो डेटा का होता है ना ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, तो वहाँ पे डेटा को कैसे सिक्योर करेंगे, दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन कंट्रोल। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेटा को जो है वो इनक्रिप्ट करके रखना है, ठीक है, इनक्रिप्ट करके हमें रखना है, और भी जैसे हमें जब डेटा हम भेजते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो ये सब कंट्रोल हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या कि प्रोसेसिंग कंट्रोल। प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या है, दीज कंट्रोल इंश्योर दैट डेटा इज प्रोसेस्ड एक्यूरेटली and completely within a system, and they include error checking, batch processing control, data matching. Processing control are essential for preventing data loss or corruption during internal operation and computation. Processing control होता है क्या कि during process या during processing आप डेटा को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, कोई करप्ट ना हो जाए, प्रोसेस आपका सही हो, तो इसके बारे में प्रोसेसिंग कंट्रोल बताता है। डेटाबेस कंट्रोल क्या है कि दीज कंट्रोल आर फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग डेटाबेस, दे इंक्लूड एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ऑडिट ट्रेल्स, डेटा इंक्रिप्शन। डेटाबेस कंट्रोल प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस मॉडिफिकेशंस, इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन ऑन द डेटाबेस। तो ये मेनली जो है वो काम करता है डेटा को सिक्योर करने पे, डेटाबेस कंट्रोल। दे इंक्लूड एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ऑडिट ट्रेल एंड डेटा इंक्रिप्शन, ठीक है। और डेटाबेस कंट्रोल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ऑडिट ट्रेल्स, डेटा इंक्रिप्शन। तो डेटाबेस में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले भाई डेटाबेस में भी वही चीज़ है, हायरार्की फॉलो होगा कि किसको क्या एक्सेस है। उसके बाद डेटा आपका जो है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में वहाँ पे होना चाहिए, एक्सेस राइट कंट्रोल होना चाहिए, सब कुछ नहीं कर सकता है। अब डीबीए वाला परमिशन तो किसी एक दो बंदे को ही देंगे, सबको तो नहीं देंगे, तो दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर डेटाबेस कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल में क्या है कि मान लीजिए एक बार ना आउटपुट रेडी है, अब यूज़र के पास जाएगा, एंड यूज़र के पास रिजल्ट प्रिंट फॉर्म में या मतलब कैसे भी आप दोगे ना उसको, तो वो जो जाता है ना आउटपुट कंट्रोल्स, तो अब उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए अब क्या है, these control ensure the integrity and proper use of data output from a system, and they include authorization check on who can view data, audit trails of output report, and checks to ensure that printed or displayed data is accurate and complete. सब कुछ कि भाई कौन देख सकता है, जो आउटपुट रिपोर्ट निकाला गया है क्या क्या उसमें लिया गया है, डिस्प्ले डेटा एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं है। तो आउटपुट कंट्रोल्स आर क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड dissemination of information and ensuring that output are consistent with the intended result। अब ये भी देखेंगे कि जो भाई हमको रिजल्ट चाहिए था, जो आउटपुट चाहिए था, वो आउटपुट मिला कि नहीं मिला। आउटपुट आप कुछ डेटा मान लीजिए इंटर करते हैं, उस पर लॉजिक लगता है, तो उसके बाद जो आपको मिलता है रिजल्ट, तो वो देखेंगे ना वही ना आउटपुट है। तो वो आउटपुट कंट्रोल्स में ये इंश्योर किया जाता है कि वो क्या क्या इंश्योर किया जाता है कि भाई ये आउटपुट कौन देख सकता है, ठीक है। उसके बाद कि प्रिंटेड में देखना है या डिस्प्ले फॉर्म में देखना है, तो वो देखना पड़ता है, और अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं हो उसके लिए भी इसमें जो है वो प्रोविज़न होता है। तो मतलब एक बार जब रिपोर्ट जनरेट हो जाता है तो दैट इज़ कम अंडर आउटपुट कंट्रोल्स कि भाई कौन एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा, क्या क्या वो देख सकता है, तो ये सब जो है वो उसके अंदर आता है, ठीक है। नाउ हमारा क्वेश्चन है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। देखिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, तो है क्या ना कि कोई भी यूज़र है, ठीक है, कोई भी यूज़र है, ठीक है, जो ऑथेंटिक यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको पहले से परमिशन है, ठीक है, डेटाबेस देखने का या रिसोर्सेज को देखने का सिस्टम में, उसको ना कौन कौन सा रिसोर्स देना है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में हम यही देखते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म processes users request for resources in 3 steps, ठीक है।
आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। आप इसको समझो, क्रोनोलॉजी को समझो। पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई कौन यूज़र है, फिर देखा जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है कि भाई उसको राइट है कि नहीं है। यदि राइट है, ठीक है, तो ऑथोराइज कर दिया जाता है कि भाई जो मर्जी है करो, हम अथॉरिटी दे दिए तुमको करने के लिए। तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि वो है कि नहीं है, और तीसरा जो है वो ऑथोराइजेशन मिल जाएगा कि भाई जो करना है करो, जाओ। कंट्रोल मैकेनिज्म देखिए, अब एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म की हम बात करते हैं ना, देखिए इस सब में से ना क्वेश्चन आता है, इसको देखिए अच्छे से। क्या है कि द यूजर कैन प्रोवाइड 3 क्लासेस ऑफ ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। जैसे है कि ऑथेंटिकेट हम किसी को कर रहे हैं, आप सोचो कि हम ऑथेंटिकेट क्या करते हैं। जनरली ऑथेंटिकेट का है ना, हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि यूज़र आईडी दिया, पासवर्ड दिया, कर लिया ऑथेंटिकेट। मेरा मन है थोड़ा और, तो उसे ले लेंगे, थंब वाला इंप्रेशन जो है आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, और भी है तो फेस ऑथेंटिकेशन कर देंगे, OTP डाल देंगे। तो ये सब तरीका है ऑथेंटिकेशन करने का। तो रिमेंबर्ड ऑथेंटिक एक इंफॉर्मेशन क्या है कि जो कुछ याद है, जो चीज़ आपके माइंड में है, उसके बेसिस पे यदि आप ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हो अपने आप को, तो जैसे नेम है, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पिन, इसके थ्रू करते हैं। पोसेस्ड ऑब्जेक्ट मतलब बैज है, जैसे ना कार्ड को सटाते हैं, RFID वाला जो होता है, गेट खुल जाएगा, प्लास्टिक कार्ड या की, तो पोसेस्ड ऑब्जेक्ट कि क्या आपके जेब में कुछ है, पासवर्ड तो जेब में लेके नहीं चले, तो माइंड में ही है, तो इसीलिए था रिमेंबर्ड इन्फॉर्मेशन। पोसेस्ड ऑब्जेक्ट जो कुछ आपके हाथ में है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपसे अलग नहीं हो सकता, फिंगरप्रिंट, वॉइस प्रिंट, सिग्नेचर, फेस ऑथेंटिकेशन, तो ये सब, तो ये जो है हमारा 3 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन था। ठीक है। एक्शन प्रिविलेज असाइन टू ए यूजर डिपेंड्स ऑन यूजर अथॉरिटी लेवल एंड टाइप्स ऑफ रिक्वेस्टेड फॉर यूज। अब क्या है कि किसी भी यूजर को जो प्रिविलेज मिलता है वो इस बेसिस पे, मान लीजिए कि बैंक में एक अटेंडेंट को और एक DGM को, सिंपली मैं मानता हूँ, दोनों को जो राइट मिलेगा वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होगा ना भाई, बिल्कुल अलग अलग होगा। तो एक्सेस प्रिविलेज जो मिलता है वो मिलता है यूजर्स अथॉरिटी लेवल एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड फॉर यूज, कि उसका अथॉरिटी लेवल क्या है और वो क्या हमसे मांग रहा है। ठीक है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। देखिए टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, 2 है, एक होता है डिस्क्रिशनरी, एक होता है मैंडेटरी। अब पढ़ो मत, आप इसको मत पढ़िए, आप पहले समझिए। डिस्क्रिशनरी क्या है कि भाई हमारे मन में आया कि हम जो है वो, मान लीजिए हमें किसी सिस्टम का एक्सेस है, अब मेरा मन हुआ तो ए को बिठा दिया उस सिस्टम पे कि भाई ए तू भी देख ले, देख क्या है, एक्स को बिठा दिया। मैंडेटरी है कि नहीं, मैंडेटरी में क्या होगा कि आपके पास यदि राइट भी है ना, तो भी आप डेलीकेट नहीं कर सकते, दूसरे को नहीं उसको यूज़ करने दे सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमेशा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वही चेंज कर सकता है और आप नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एक बार हम लोग अब पढ़ते हैं। अब लिखा क्या है यहाँ पे देखिए, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्या बोलता है कि यूजर्स आर परमिटेड टू एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म एंड यूजर कैन चूज वेदर टू शेयर देयर फाइल्स विद अदर यूजर्स और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू देम। कि इसमें यूजर के पास ये है कि भाई वो चूज कर सकता है कि उसको कोई इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, शेयर करना है कि नहीं करना है अदर यूजर के साथ। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिशनरी। ठीक है, यूजर्स आर परमिटेड टू एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म एंड यूजर कैन चूज वेदर टू शेयर देयर फाइल्स और अदर यूजर्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू देम, कि यहाँ पे वो चूज कर सकते हैं। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या बोलता है कि बोथ यूजर एंड रिसोर्सेज आर असाइंड फिक्स सिक्योरिटी एट्रीब्यूट। यूजर के पास भी है कि भाई मान लीजिए कि एक यूजर U1 है, वो रिसोर्स R1 को एक्सेस कर सकता है। अब पता है R1 को कैसे यूज करेगा, उसके लिए भी उसके पास होगा कि R1 का क्या एट्रीब्यूट देख सकता है, क्या एट्रीब्यूट वो मॉडिफाई कर सकता है। तो ये हमारा जो है इसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड करता है। ठीक है, यूजर और रिसोर्सेज दोनों का एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि एट्रीब्यूट जैसे रिसोर्सेज का एट्रीब्यूट क्या होगा, कि रिसोर्सेज का कौन सा एट्रीब्यूट कौन देख सकता है। ठीक है, और ये जो है वो यूज़र को वो रिसोर्सेज मिल जाएगा। अब यूज़र को क्या क्या परमिशन है उस रिसोर्सेज के साथ करने के लिए, तो वो देखना पड़ेगा।
तो दोनों का देखना पड़ेगा, यूजर और रिसोर्सेज दोनों का क्या है। आइए नेक्स्ट हमारा है क्या कि ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स क्या होता है। बस हम एक बार पढ़ लेते हैं ऑडिट ट्रेल कंट्रोल क्या है और उसका यूज क्या होता है ऑडिट ट्रेल कंट्रोल का। तो ऑडिट ट्रेल तो आप लोग जानते हैं, ऑडिट ट्रेल इज एज गुड एज लॉग फाइल। देखिए यदि आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग किया होगा तो क्या है ना कि मान लीजिए हम एपीआई कॉल करते हैं कि स्लैश लॉगिन पे ना हमारा लॉगिन वाला एपीआई कॉल हो। जनरली एक मेथड ही होता है, ऐसे बोलो तो, है ना। आप कंट्रोलर के थ्रू बनाओ, जैसे भी बनाओ, एक मेथड ही कॉल होता है। तो हम लोग को ना हमेशा सिखाया जाता था बचपन में मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2010 से 11 12 13, ठीक है, उस टाइम में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे तो बताया जाता था क्या कि जब भी कोई तुम मेथड लिखते हो ना तो मेथड में ना हम लोग असॉर्ट बोलते थे जावा में, ठीक है ना, system.out.println लिखते हैं ना, तो वहाँ पे लिखने के लिए कि जो पैरामीटर आ रहा है उसको लिखोगे और जो आप रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं ना उसको भी असॉर्ट करो, मेथड का नाम और क्या रिटर्न हो रहा है ये फ्रॉम मेथड। ये अब ये क्यों किया जाता था ना, ये आपका जो सर्वर है ना जहाँ पे ये प्रोग्राम होस्ट होगा तो वहाँ पे ट्रैक करेंगे, एरर फाइंडिंग में भी आसानी होती है और बहुत सारी चीज़ों में। मान लीजिए कुछ इशू आ गया सिस्टम में तो हम देखेंगे ना कहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कहाँ पे जाके इशू हुआ, ठीक है। तो ऑडिट ट्रेल वो वही है, आप पढ़ते हैं ऑडिट ट्रेल को तो आप समझ में आएगा। देखिए ऑडिट ट्रेल क्या है। ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स आर क्रूशियल इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग यूजर एक्टिविटीज एंड सिस्टम ऑपरेशन। ठीक है, सही है, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए यूजर एक्टिविटीज को और सिस्टम ऑपरेशन को। दीज कंट्रोल प्रोवाइड अ मीन टू backtrack and review actions to understand the sequence of event in the case of problem और security incident। तो ऑडिट ट्रेल का यूज तभी होता है जब कुछ मिसहैपनिंग्स होता है, कुछ अनवांटेड चीज हुआ तो फिर बोला जाता है कि एक बार ऑडिट ट्रेल देखो, एक लॉग देखो, एक बार क्या हुआ था, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, कोई किसी ने डेटा ब्रीच किया, तो ये सब पता लग जाएगा। फंक्शन ऑफ ऑडिट ट्रेल कंट्रोल का क्या है, तो यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग है, सिस्टम में कोई चेंज कर दिया तो उसको ट्रैक, डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, फॉरेंसिक एनालिसिस एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड परफॉर्म मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारा हमारा पार्ट है किसका, ऑडिट ट्रेल्स का। कंट्रोल्स क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना लॉग में कि यूजर क्या क्या किया, क्या करना चाह रहा था, तो कुछ हमको यदि ऐसा कुछ मिलेगा तो मान लीजिए सिस्टम में क्या चीज़ किया, डेटा में क्या मॉडिफाई किया, ठीक है। यदि कुछ अनऑथराइज्ड या अनयूजुअल एक्टिविटी लगेगा तो फिर आगे देखेंगे उसके साथ क्या करना है। सिस्टम चेंज ट्रैकिंग में क्या है, रिकॉर्डिंग एनी चेंज मेड टू द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर विच कैन बी क्रिटिकल इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज। अब सिस्टम चेंज ट्रैकिंग है कि हम सिस्टम में यदि कुछ चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड या कुछ भी तो उसको ट्रैक करने के लिए होता है। डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन क्या बोलता है, देखिए, ensuring the integrity of data by tracking changes and access, it helps in detecting unauthorized alteration or deletion। तो ये हमारा जो है वो डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन में इसको देखा जाता है। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, establishing accountability by linking actions to a specific user, this discourages malicious behavior and ensure users are responsible for their actions। सिंपल क्या है, जैसे हम लोग का क्या रे डिसाइड करते हैं ना, क्या रे क्यों डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए ऐसे एक टीम में तो 100 काम है, अब कौन सा काम कौन कर रहा है, कल के दिन में यदि वो उसमें डिफिशियंसी पाया गया तो जो आदमी के आरे में है तो उसको पकड़ेंगे ना कि भाई तुम्हारे कारण से ये काम सही से नहीं हुआ क्योंकि तुम ध्यान नहीं दिए ठीक से, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो मेनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर ऑडिट ट्रेल्स फॉर कंप्लाइंस पर्पस, दे सर्व एज proof that the organization is monitoring and controlling its IT environment। तो अब बता रहा है क्या कि ऑडिट ट्रेल का एक और यूज है कंप्लाइंस और लीगल रिक्वायरमेंट के लिए। कंप्लाइंस और लीगल रिक्वायरमेंट में है ना कि मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए हमें कुछ काम करना था, ठीक है, हम कुछ काम सही से कर रहे हैं तो लॉग फाइल देकर के हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम के द्वारा देखिए जनरेटेड लॉग है और ये काम हमारे यहाँ सही से हो रहा है, ठीक है। अब फॉरेंसिक एनालिसिस और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, इन द इवेंट ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच और सिस्टम फेलियर, ऑडिट ट्रेल्स आर इनवैल्यूएबल फॉर फोरेंसिक एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट हैपेंड, हाउ, व्हेन एंड हु वाज इन्वॉल्व।
तो ऑडिट ट्रेल का यूज फॉरेंसिक एनालिसिस में होता है। कभी भी मान लीजिए कि मिसहैपनिंग्स यदि आपके सिस्टम में होता है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ अनवांटेड चीज़ होगा, तो उसके लिए उस टाइम में कैसे पकड़ेंगे कि कैसे क्या हुआ था, तो वो उस टाइम में भी आपको ऑडिट ट्रेल्स जो है वो बहुत काम आएगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में भी ऑडिट ट्रेल्स काम आएगा कि भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं। एनालाइजिंग ऑडिट ट्रेल्स कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिस्टम परफॉर्मेंस इश्यूज एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस। तो ये हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में ऑप्टिमाइज करने में कि अब जैसे हमको ये देखना है कि थ्रूपुट क्या है हमारे सिस्टम का, या रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट कितना स्लो है, तो ऑडिट ट्रेल से वो भी पता चल जाएगा। देखेंगे कि हम रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स कितना टाइम में आ रहा है, तो ये सब हम लोग ऑडिट ट्रेल से जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, कि यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग है, सिस्टम चेंज ट्रैकिंग है, डेटा इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट, फोरेंसिक एनालिसिस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये सब जो है वो होता है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा क्या, इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल्स क्या है, देखिए इनपुट कंट्रोल क्या है कि इट्स मेन जॉब इज टू ब्रिंग इन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि इनपुट से क्या होता है कि सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को इन करवाना, यही है इसका मेन काम इनपुट कंट्रोल का। देखिए दीज कंट्रोल्स, ठीक है, these controls are sent to an application system. The input subsystem checks and validates the inputs to ensure they are accurate, complete, unique and submitted on time. मतलब कि सिस्टम में जब मान लीजिए कोई हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं तो ये चेक करेंगे ना, वैलिडेट करेंगे ना, कि जो भी हमारा पैरामीटर हो उसके अगेंस्ट में हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पैरामीटर के अनुसार जो है वो सब कुछ इसमें सही है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एन IAS ऑडिटर इनपुट कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजन। कौन कौन से वो रीजन है जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट है, तो मेनी कंट्रोल्स आर हियर, क्योंकि इनपुट कंट्रोल्स में बहुत सारे कंट्रोल्स हो सकते हैं। सिंस मोस्ट कंट्रोल आर इन इनपुट स्टेज, चेकिंग देम टेक मोर टाइम एंड एफर्ट। है क्या ना कि इनपुट कंट्रोल्स में एक बार डेटा सही आ गया ना तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो मेनी कंट्रोल्स, इसीलिए ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। हाई चांसेज ऑफ मिस्टेक, अब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटी है तो आपको रिस्क तो ऑफ एरर बढ़ ही जाता है। फ्रॉड रिस्क क्या है कि फ्रॉड ऑफन हैपेंस ड्यूरिंग इनपुट, सो इट्स क्रिटिकल एरिया टू मॉनिटर। अब फ्रॉड रिस्क तो ये हमारा जो है ना ये IAS ऑडिटर के लिए है, ठीक है, कि इनपुट कंट्रोल्स में उन्हें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो फ्रॉड रिस्क वाला एरिया है तो वो देखेगा कि भाई कुछ गलत तो नहीं डाल रहा है, फिर देखेगा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कुछ इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब यहाँ चेक किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि जैसे डेटा इनपुट मेथड्स जो है, डेटा इनपुट मेथड्स जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो होता है डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, कि कीबोर्ड लेके बैठिए या वीडियो साउंड जो भी बनाना है, साउंड जैसे मैं अभी मान लीजिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मान लीजिए तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक तरीके से ये भी तो डेटा एंट्री हो रहा है ना कि मैं बोल रहा हूँ और वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो डायरेक्ट एंट्री में कीबोर्ड यूज़ किए, टाइप कर लिए, ख़त्म। थ्रू रिकॉर्डिंग मीडियम में क्या है कि जैसे आप ऑप्टिकल OCR यूज़ करते हो, MICR यूज़ करते हो, ATM और टाइपिंग डेटा फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ये सब जो है वो रिकॉर्डिंग मीडियम का है। डेटा इनपुट मेथड्स है, पहला है डायरेक्ट एंट्री, सेकेंड है थ्रू रिकॉर्डिंग मीडियम। ठीक है, तो टाइपिंग फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज मोर एरर प्रोन कंपेयर टू डेटा डायरेक्ट एंट्री और यूजिंग रिकॉर्डिंग मीडियम्स। तो हम सही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एंट्री जो है ना वो आसान है, ठीक है, लेकिन यदि आप टाइप करेंगे ना, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री नहीं, डायरेक्ट एंट्री भी ठीक नहीं है कि यदि सोर्स डॉक्यूमेंट है, आपको एक दे दिया, बोला चलो इसको ना लिखो इसमें, तो उसमें ना मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो टाइपिंग फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज मोर एरर प्रोन कंपेयर टू डायरेक्ट एंट्री और यूजिंग रिकॉर्डिंग मीडियम। ठीक है, दोनों इसमें जो है ये इशू आएगा। डायरेक्ट एंट्री या रिकॉर्डिंग मीडियम से ये अच्छा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री वाला, ठीक है, जो हमारा रिकॉर्डिंग मीडियम है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से जो है हम यदि कॉपी करेंगे तो उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, यदि हम मतलब इसको कंप्लीट करें डायरेक्ट एंट्री और यूजिंग रिकॉर्डिंग, मतलब कहीं से देख करके बनाओगे ना तो गलती होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारा था बैच कंट्रोल। ठीक है, कि बैच कंट्रोल क्या है। देखिए बैच कंट्रोल क्या है कि ये मॉनिटर करता है, मैनेज एंड मॉनिटर
data collection and entry activities by grouping related transactions together। बैच कंट्रोल में है क्या कि यहाँ पर हम सेम टाइप का ट्रांजेक्शन को एक बैच बना के फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बैचेस दो है, फिजिकल बैच और लॉजिकल बैच। फिजिकल बैच क्या है कि ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंबाइंड एज ए फिजिकल यूनिट। एग्जाम्पल है सोर्स डॉक्यूमेंट रिसीव्ड वाया पोस्ट ग्रुप्ड इनटू वन बैच, कि सारा जो मिला एक टाइप का है भी या नहीं है उसका एक हमने ग्रुप बना दिया। ठीक है। सेकेंड है क्या कि ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन लिंक लॉजिकली नॉट फिजिकली। एग्जाम्पल व्हेन मल्टीपल क्लर्क्स यूजेस द सेम टर्मिनल ट्रांजेक्शंस आर ग्रुप बेस्ड ऑन द क्लर्क आईडी एंड दीज ग्रुप्स आर लेटर चेक्ड अगेंस्ट कंट्रोल टोटल्स फॉर एक्यूरेसी। मतलब एक क्लर्क मान लीजिए जो है जो सारा काम किया तो उसका एक ग्रुप बाद में बनेगा। ठीक है, तो यही है ग्रुप्स और ट्रांजेक्शन लिंक लॉजिकली नॉट फिजिकली। ठीक है। अब मान लीजिए हो सकता है कि वहाँ पे पावर के बेस पे भी बने कि जो ये टाइप का जिसको पावर है वो लोग कितना मिस्टेक किया या फिर क्या किया। तो लॉजिकल में मतलब क्या कि फिजिकल टाइप का नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकली ट्रांजेक्शन को लिंक किया जाता है कि भाई हम टाइप पे कर दिए कलर का जो है जिसका ये पावर है वो लोग क्या किया है। ठीक है, तो ये हमारा था बैच कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कम्युनिकेशन कंट्रोल। ठीक है ना। देखिए कम्युनिकेशन तो पता चल गया कि सोर्स से जब मान लीजिए डेटा जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो वो जो है वो क्या है डेटा कम्युनिकेशन। अब जो डेटा मतलब हम भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या क्या जो है इशू आ सकता है हमें। देखिए कम्युनिकेशन कंट्रोल इंश्योर the safe transfer of data between systems or within different parts of a system. With the increase in global communication traffic, these controls are crucial. They focus on preventing losses caused by failure in system component and protecting data from threats occur affecting authenticity। इतना तो दो चीज़ है। देखिए कम्युनिकेशन कंट्रोल में हम दो इंश्योर कर रहे हैं कि क्या क्या फोकस करें। पहला क्या है, मान लीजिए कि जिस सिस्टम के थ्रू डेटा आप भेज रहे हो, ठीक है, तो वो सिस्टम जो है वो आपको उसका कोई कंपोनेंट फेलियर ना हो। दूसरा क्या है कि चलिए आपका सिस्टम सही काम कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन जब डेटा ट्रांसमिशन में है, रास्ते में है डेटा, उस टाइम में जो है वो उसका ऑथेंटिसिटी और प्राइवेसी जो है वो इंश्योर हो। ठीक है, कि इससे इफेक्ट ना हो। तो यही दो चीज़ हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन कंट्रोल में करते हैं, एक तो अपने सिस्टम्स की और दूसरा जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ट्रांसमिटेड डेटा जो है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इशू दैट कैन अफेक्ट सिग्नल्स। मतलब 3 टाइप का जो है वो इशू हो सकता है। एक है एटेन्युएशन, एक है डिले डिसॉर्शन, एक है नॉइज। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। देखिए दिस इज एटेन्युएशन कब आएगा, दिस इज व्हेन अ सिग्नल वीकेंस एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। टू फिक्स दिस इन एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर्स आर यूज्ड, फॉर डिजिटल सिग्नल्स रिपीटर्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन द सिग्नल पीरियोडिकली। तो एटेन्युएशन यदि है तो यदि मान लीजिए लॉन्गर मीडियम में लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, सिग्नल कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो एटेन्युएशन इशू आता है। तो एनालॉग के केस में क्या है एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं और डिजिटल के केस में हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिले डिसॉर्शन क्या है कि जैसे सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल्स थ्रू वायर्स लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, इतना कॉजिंग डिले। तो जब मान लीजिए इसके थ्रू डेटा जाता है तो डिले होता है। ठीक है। नॉइज़ क्या है, तो दिस रेफर्स टू रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन making it harder to send data clearly. Noise gets worse as more data is transmitted. For example, in busy telephone network, line errors increasing during peak time due to more noise from higher traffic. तो noise क्या है हमारा, refers to random electrical signal that interfere with the transmission. जो ट्रांसमिशन जो हमारा है ना, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके साथ जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो इंटरफेयर करता है तो उसी से हमारा जो है वो नॉइज़ बनता है। तो दिक्कत होगा, हम कोई चीज़ सुन नहीं पाएंगे। और जनरली ये क्या होता है, जो पिक टाइम होता है ना, तो उस टाइम में ये ज़्यादा इशू करता है। तो अब क्या है
कि हमारा कम्युनिकेशन कंट्रोल में, ठीक है, कि जो ये हमारा था अभी कि किस किस टाइप का इशू ट्रांसमिशन में होता है, तो ये एक हो गया हमारा एटनुएशन, एक हो गया डिले डिसॉर्शन, तीसरा हो गया नॉइज। उसके बाद पता है क्या कि नॉइज तो हम पढ़ लिया। अब नॉइज भी ना 4 टाइप का होता है। एक आपका हो गया जैसे हमारा वाइट नॉइज हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए ए स्टैटिक हिश यू कैन हियर ऑन ए रेडियो व्हेन देयर इज नो स्टेशन ट्यून्ड इन। नहीं, कर 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 आवाज़ आता है स्पीकर से। अब तो रेडियो कोई नहीं बजाता। अभी आप देखोगे जब आप एफएम यूज़ करते हो तो उसमें भी ये क्यों होता है, तो हीट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जो आपका रेडियो है ना उसके सर्किट में। और कभी कभी ऐसा होता था, मुझे याद है कि जब रेडियो ना धूप में छूट जाता था तो उसका आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाता था। तो यही है वाइट नॉइज। उसके बाद है क्या कि इंटरमीडिएशन नॉइज। ये क्या है, तो ये होता है कॉज्ड बाय फॉल्टी और ब्रोकन कंपोनेंट से होता है। ठीक है, कॉज्ड बाय फॉल्टी और ब्रोकन कंपोनेंट से। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ए डिसॉर्टेड और क्रैकलिंग साउंड इन योर हेडफोन ड्यू टू डैमेज्ड स्पीकर कंपोनेंट। तो ये इंटरमीडिएशन नॉइज हो गया, आपका सामान खराब है। क्रॉसटॉक क्या हो गया कि देखिए सिग्नल्स इंटरफेयर बिकॉज केबल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। तो दो मान लीजिए केबल है, दोनों से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा क्रॉसटॉक होगा। हियरिंग पार्ट्स ऑफ अनदर फोन कन्वर्सेशन वाइल ऑन अ कॉल बिकॉज टेलीफोन वायर्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। कभी कभी जब आप टेलीफोन करते हैं तो दूसरे का भी आवाज़ सुनाई देता रहता है। ठीक है, वही क्रॉसटॉक के कारण। तो ये हो गया क्रॉसटॉक। तो एक हमारा था वाइट नॉइज, दूसरा था इंटरमीडिएशन नॉइज, फॉल्टी और ब्रोकन कंपोनेंट। क्रॉसटॉक की दूसरे का आवाज़ सुन लेना। एक था इम्पल्स नॉइज, तो कॉज्ड बाय थिंग्स लाइक लाइटनिंग, फॉल्टी इक्विपमेंट और बैड कनेक्शंस। अब जैसे है क्या कि एक सडन लॉर्ड पॉप और क्रैकल इन योर टीवी साउंड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉज्ड बाय लाइटनिंग। मतलब आप टीवी देख रहे हैं और तभी जो है वो कुछ लाइटनिंग होता है, बिजली चमकता है, तो आप अजीब सा आवाज़ आपके टीवी में भी होगा, तो वो है इम्पल्स नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या कि सबवर्सिव थ्रेट जो है वो क्या है। देखिए सबवर्सिव थ्रेट क्या है, याद रखिए इस सबको, ये आएगा एग्जाम में। अकर व्हेन एन अटैकर ट्राइज टू टेम्पर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। सबवर्सिव थ्रेट्स क्या होता है कि जब मान लीजिए अटैकर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ टेम्पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे मे इंस्टॉल डिवाइस ऑन टेलीफोन लाइन्स टू सीक्रेटली इंटरसेप्ट डेटा। मतलब कि वो डिवाइस लगा करके आपके डेटा को इंटरसेप्ट करे। अब ये 2 टाइप का हो सकता है, इन्वेसिव टाइप्स और इंडक्टिव टाइप्स। अब इन्वेसिव टाइप्स क्या है, तो अलाउ द अटैकर टू रीड एंड मॉडिफाई डेटा। ये याद रखिए इन्वेसिव टाइप्स में क्या है, वही जो आपके डेटा को जो इंटरप्रेट कर रहा है। तो इन्वेसिव टाइप्स में क्या होगा कि वो आपके डेटा को रीड और मॉडिफाई दोनों कर पाएगा। और इंडक्टिव में टैप्स में क्या है कि अलाउ द अटैकर टू ओनली रीड द डेटा। वो सिर्फ जो है आपके डेटा को रीड कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कंट्रोल्स ओवर फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा था सबवर्सिव थ्रेट्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल्स ओवर फिजिकल कंपोनेंट। देखिए जब भी हम फिजिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारा हो गया सिस्टम विद नेटवर्क, है ना, विद नेटवर्क। तो क्या है, रिलायबल फिजिकल कंपोनेंट एंड कंट्रोल्स हेल्प रिड्यूस प्रॉब्लम्स लाइक सिग्नल लॉस नॉइज ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। तो यदि हमारा फिजिकल कंपोनेंट जो है वो सही है, ठीक है, तो हमें सिग्नल लॉस और नॉइज जो है वो डेटा ट्रांसमिशन में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या कि बेस्ट कम्युनिकेशन मीडियम क्या है आज के टाइम में, तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। और प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइंस क्या कि मोर सिक्योर एंड इफिशिएंट देन पब्लिक लाइंस एज दे हैंडल कंट्रोल प्रोसेसेस बेटर एंड रिड्यूस इशूज लाइक सिग्नल वीकेनिंग एंड नॉइज। ठीक है, बेस्ट मीडियम ऑप्टिकल फाइबर हो गया और प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइन जो है वो बेटर है। इसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए कुछ भी इशूज़ यदि आता है ना तो वो सडनली उसको तुरंत जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट से रिलेटेड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए
अब फिजिकल कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो नेटवर्किंग इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं बेटर बनाने के लिए, ट्रांसमिशन को बेटर बनाने के लिए। तो जैसे सबसे पहले हमारा था डिवाइस एंड टेक्निक्स फॉर इम्प्रूव ट्रांजेक्शन, सबसे पहले था मोडेम। अब मोडेम का फंक्शन क्या था आप सब जानते होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले मोडेम जो है ना, ये इसका नाम ही होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल ये जो है वो कन्वर्ट करता है। डी मॉड्यूलेशन क्या है, एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल में करता है तो डी मॉड्यूलेशन, और डिजिटल टू एनालॉग करता है तो मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन में हेल्प करता है, आइडेंटिफाइज एंड फिक्सेस एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कंप्रेशन भी करता है, फ्लो कंट्रोल में हेल्प करता है, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है, और प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी है, ये कन्वर्जन भी करता है। एडैप्ट्स डेटा फॉर्मेट टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। तो ये हमारा मॉडेम का काम हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल कंपोनेंट, कंट्रोल ओवर फिजिकल कंपोनेंट, तो इसीलिए मॉडेम पहले एक बार देखें। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लेक्सर और कॉन्सेंट्रेटर जो है वो क्या है। फिर हम लोग एक बार फ्लो कंट्रोल देख लेंगे। फ्लो कंट्रोल में ये दोनों प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। देन टोपोलॉजी देखेंगे, ये सब अभी इसी का पार्ट है। फिर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट लेयर फंक्शंस देखेंगे, प्रोसेसिंग कंट्रोल तब ये आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, तो कंबाइंड मल्टीपल इनपुट सिग्नल लाइन इनटू वन आउटपुट सिग्नल, इतना याद रखिए बस, ठीक है, कि मल्टीपल को लेकर के एक बना देता है, ठीक है। कंप्यूटर के जो स्टूडेंट होंगे तो आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सर्किट वर्किट जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या करता है कि सेव्स बैंडविड्थ बाय सेंडिंग मल्टीपल डेटा स्ट्रीम ओवर वन कम्युनिकेशन चैनल। तो डिफरेंट को एक पे ही भेज दिया तो भाई इससे बैंडविड्थ तो बचेगा। अब लेकिन क्या है ना, जब एक बन के ये जाता है और जब मान लीजिए कि रिसीवर के एंड में पहुंचता है ना, तो फिर इसको स्प्लिट कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है सिग्नल को रिसीवर एंड पे, और ये एनालॉग और डिजिटल दोनों में काम करता है। कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है, तो एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल लो स्पीड डिवाइस एंड सेंड इट टू अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। इसका काम यही है, ठीक है, कि मल्टीपल लो लेवल डिवाइसेज, लो स्पीड डिवाइसेज से डेटा को लेकर के और ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक पे भेजता है। अब यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर बैंडविड्थ लिमिटेड होता है, तो डेटा को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि भाई किसको ट्रांसमिशन में भेजना है आगे या किसको नहीं भेजना है। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वायर्ड और सेविंग कॉस्ट, मैनेजेज एंड रॉट्स डेटा इफेक्टिवली टू प्रिवेंट कंजेशन, और ये भी जो है वो डेटा राउटिंग में इसका जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। और वहाँ पे वही प्रायोरिटी वाला जो है ये हिसाब किताब होता है। तो मल्टीप्लेक्सर और ये कॉन्सेंट्रेटर था। अब देखिए फ्लो कंट्रोल जो है, ठीक है ना, फ्लो कंट्रोल क्या है पहले समझ लीजिए। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि एक ये XYZ है और दूसरा जो है वो एक सिस्टम है, ये है ABC, ठीक है। ABC ये है रिसीवर और ये है सेंडर। अब क्या है ना कि जब डेटा भेजा जाएगा ना, यहाँ से डेटा भेजा गया, तो मान लीजिए इसका कुछ कैपेसिटी भेजने का हो, इसका कुछ रिसीव करने का कैपेसिटी हो, तो फिर तो डेटा लॉस होगा ना। ये बहुत फास्ट भेजेगा मान लीजिए, और ये स्लो उसको जो है वो ले रहा है तो भी जाएगा, या ये बहुत स्लो भेज रहा है, ये फास्ट है रिसीव कर सकता है, तो डेटा लॉस तो नहीं होगा, लेकिन इफिशियंसी ये मीडियम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो इसी को रोकने के लिए, ठीक है ना, कि डेटा लॉस से बचने के लिए जो है वो दो स्टॉप और वेट। स्टॉप और वेट में सिंपली क्या किया जाता है कि फ्रेम बाय फ्रेम डेटा भेजे, इसको मान लीजिए यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम भेजे, एक फ्रेम भेजे उसका रिस्पॉन्स आया, फिर दूसरा, एक बार भेजे फिर दूसरा। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि ये साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होता है, कि डेटा भी जा रहा है और उधर से रिस्पॉन्स भी आ रहा है, बस दोनों में यही अंतर है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। Sends one data packet at a time and waits for an acknowledgement before sending the next packet। खत्म। स्लाइडिंग विंडो में क्या है, सिलेक्टिंग मल्टीपल पैकेट्स, विंडो साइज वहाँ पे फिक्स होता है उसके बराबर, बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट, कि इतना डेटा मान लीजिए हम लोग भेज सकते हैं, 4 बिट का है तो 4 बिट भेज सकते हैं विदाउट उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट किए हुए। तो ये होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एग्जाम्पल दोनों का देख लीजिए। सेंडिंग वन लेटर एट अ टाइम, वेटिंग फॉर रिप्लाई बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट। मैसेज समझ लीजिए, आप दोस्त से बात कर रहे हैं,
मैसेज भेजते हैं, जब तक जवाब नहीं आता तो दूसरा मैसेज नहीं ना भेजते हैं, ठीक है। तो वो समझ लो आप। स्लाइडिंग विंडो में क्या है, लाइक सेंडिंग सेवरल लेटर्स इन बैच बट ओनली वेटिंग फॉर कंफर्मेशन ऑन सम। बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है ये, आप इतना समझ लीजिए कि जितना साइज का विंडो रहेगा ना, विंडो साइज जितने बिट का, उतना बिट ऑफ डेटा हम एक बार में भेजेंगे और तब वेट करेंगे। तो ये होता है स्लाइडिंग विंडो। बस नाम याद रखिए ना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कैसे काम करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर में तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये फिजिकल कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक टोपोलॉजी भी है। तो टोपोलॉजी में एकदम आता ही है, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। बस में सिंगल बैकबोन हो गया। रिंग में क्या है, रिंग में क्या होता है, रिंग में ये हो गया ना, रिंग ये हो गया रिंग, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। स्टार टोपोलॉजी कैसा होता है, बीच में ये रख दीजिए, ऐसे 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 बना दो भाई, ठीक है। ये हो गया मेन रिंग। अब मेस में क्या हो गया, मेस ये हो गया, सबसे सबका कनेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल बैकबोन नेटवर्क, ईच नोड इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू ऑफ अदर, जैसे ये है। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल हब ये हो गया और उससे सब कनेक्टेड है, ये सब सिस्टम है, ठीक है ना। मेश टोपोलॉजी में सबका सबसे कनेक्शन, लोअर कॉस्ट है, मॉडरेट कॉस्ट है, मॉडरेट टू है और हाई कॉस्ट है। स्केलेबिलिटी लिमिटेड, हाई और ये डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों, सबसे सबका कनेक्शन दीजिएगा तो एक टाइम पे आके ना अनमैनेजेबल हो जाएगा। हाँ लेकिन ये अच्छा ये है यहाँ पे कि रिडंडेंसी वाली बात जो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एकदम सही है, एक दो केवल कट कुट भी गया ना, कुछ नहीं। अब जैसे इसमें है लैन में है कि एक कट गया, बीच वाला मेन केबल सब ठप हो जाएगा, ठीक है। ये इजी टू सेटअप है, ये मॉडरेट है, ये कॉम्प्लेक्स है सेटअप, ये भी इजी टू इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये कौन सा है हमारा, बस टोपोलॉजी। ये टाइपिकली यूनी डायरेक्शनल लेकिन रिंग इज यूज, तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी। हब मैनेजेस डेटा फ्लो, हब यहाँ पे मैनेज करता है ना, यहाँ बीच में जो हब है, मान लीजिए डेटा इससे इसको भेजना है, मान लीजिए तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड, सबसे सबका कनेक्शन है। तो ये एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए अब हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस में ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये तीन। अब ब्रिज क्या है, कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क एट द डेटा लिंक लेयर, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क फॉरवर्ड डेटा पैकेट एट द नेटवर्क लेयर। और ये क्या करता है, तो ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को जोड़ता है। तो ये हमारा गेटवे हो गया। ये डेटा लिंक पे काम करता है, ये नेटवर्क पे काम करता है, और ये जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। मेन यूज क्या है, तो एक्सटेंड्स सेगमेंट और लोकल नेटवर्क को बढ़ाना है तो ब्रिज यूज का, आजकल ब्रिज यूज होता नहीं है। अब क्या, राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क लाइन लैन टू वैन, और ये जो है वो कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, तो उसके लिए गेटवे का यूज करते हैं, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, ये दोनों आप नहीं भी देखोगे चलेगा, ठीक है। डिफरेंट लेयर एंड इट्स फंक्शन, ये बहुत जरूरी था। देखिए फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि फिजिकल कनेक्शन के बारे में बात करता है, वायर सिग्नल कैसा टोपोलॉजी होगा, क्या होगा। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, तो ये एरर डिटेक्शन, करेक्शन, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज ऑन द सेम नेटवर्क, ठीक है। तो उसमें ये यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे हम लोग डेटा यूनिट को बिट बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बोलते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क लेयर में पैकेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट बोलते हैं, बस हो गया। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन में डेटा यूनिट ही बोलो आप इसे, ठीक है ना। नेटवर्क लेयर में का क्या काम है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब एक नेटवर्क, मान लीजिए नेटवर्क है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक ले जाना, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है क्या करता है, तो सिस्टम के, मान लीजिए एक सिस्टम है, उसके डिफरेंट पोर्ट पे डिफरेंट सर्विसेज रन कर रहा होगा, तो जो सर्विसेज को पैकेट डिलीवर करना है तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाकर डिलीवर कर देगा। सेशन हो गया, सेशन मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की क्या फॉर्मेट में डेटा आपको दिखाना है वो हो गया। एप्लीकेशन लेयर हो गया कि जहाँ पे इंड यूजर इंटरेक्ट होता है, तो दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये इतना बार पढ़ा चुका हूँ ना, इसलिए इसको अच्छे से हम लोग नहीं देख रहे, तो ये हो गया। जब हम प्रोसेसिंग कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो देखिए प्रोसेसिंग सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग डेटा। जैसे अब है द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर, जैसे सीपीयू होता है, वर्चुअल मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सीपीयू क्या है, तो जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। रियल वर्चुअल मेमोरी क्या है, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन या डेटा सेव रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है,
जहाँ पे आपका विच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस टू स्पेसिफिक अचीव स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक तरीके से आपका बिजनेस लॉजिक लिखा है, भाई क्या चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होना है, तो ये सारा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो है वो लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रोसेसर कंट्रोल क्या बोलता है कि कंट्रोल्स to reduce expected losses from errors and irregularities associated with the CPU can be categorized into 4 type। जो प्रोसेसर कंट्रोल की बात करते हैं तो मतलब प्रोसेसर कंट्रोल मतलब जहाँ पे आप प्रोसेसर पे कंट्रोल रखते हो, यानी CPU पे कंट्रोल रखते हो, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इरेगुलरिटीज जो होता है CPU से रिलेटेड, उसको 4 टाइप में बांटा गया है। एक होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एक होता है मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट, टाइमिंग कंट्रोल एंड कंपोनेंट रेप्लिकेशन। ये 4 इसमें पार्ट होता है किसका, irregularities associated with the CPU। अब error detection correction में क्या है कि the CPU is generally reliable but errors can occur due to design flaws, damage or interface। These error can be temporary, intermittent और permanent। कितना बढ़िया लिखा है, टेम्परेरी भी हो सकता है, इंटरमिनेंट भी हो सकता है, आए जाए और परमानेंट भी हो सकता है। इफ़ दे आर टेम्परेरी और इंटरमिनेंट तो रीट्राइंग द इंस्ट्रक्शन में फिक्स द इशू। यदि वो इंटरमिनेंट है तो एक बार सही देगा, एक बार गलत देगा, गलत आ गया तो सही कर लो। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स में क्या होता है, दिस सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर बट स्पेशल कमांड्स अलाउ स्कीपिंग और रिपीटिंग इंस्ट्रक्शन टू स्टेट। एक होता है सुपरवाइजर और प्रॉब्लम स्टेट। तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट में क्या है कि आप एक स्पेशल कमांड दे करके जो है वो इंस्ट्रक्शन को स्किप या रिपीट करवा सकते हैं। सुपरवाइजर स्टेट में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इन द स्टेट एंड कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन। सुपरवाइजर स्टेट में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इन दिस स्टेट कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन। और प्रॉब्लम स्टेट में क्या है, तो यूजर प्रोग्राम run here with a limited set of instruction, the CPU switches between these states using a special privilege bit। अब क्या है, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट में क्या है, जो हम बोल रहे थे ना कि स्पेशल कमांड देकर के आप चाहो तो स्किप कर दो या रिपीट कर दो, तो इसमें 2 तरीका है। एक है सुपरवाइजर स्टेट। सुपरवाइजर स्टेट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इन द स्टेट एंड कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है वो कोई सा भी इंस्ट्रक्शन जो है वो रन कर सकता है, ठीक है। और प्रॉब्लम स्टेट में क्या होता है कि इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जो है हम उसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट द CPU स्विचेज बिटवीन दीज स्टेट्स यूजिंग ए स्पेशल प्रिविलेज बिट। और डिफरेंट जो सेट है ना यहाँ पे उसके बीच में इसको हम स्विच कर सकते हैं CPU को, ठीक है। तो ये हमारा दोनों है। एक होता है टाइमिंग कंट्रोल। ये CPU का हम लोग इरेगुलर डिज़ाइन जो होता है, इरेगुलरिटीज जो CPU से एसोसिएटेड है, वो जो 4 टाइप है हम लोग उसको देख रहे हैं। पहले था कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फिर मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट एंड देन टाइमिंग कंट्रोल एंड देन अब कंपोनेंट रेप्लिकेशन। टाइमिंग कंट्रोल क्या बोल रहा है, ए टाइमर लिमिट्स हाउ लॉन्ग अ प्रोग्राम कैन रन। इफ द प्रोग्राम डजंट मेक अ सिस्टम कॉल इन टाइम द CPU विल रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मे टर्मिनेट द प्रोग्राम इफ द डिले इज टू लॉन्ग। अब इसमें क्या है कि ए टाइमर लिमिट हाउ लॉन्ग ए प्रोग्राम कैन रन, कितना टाइम प्रोग्राम रन करेगा ये टाइमर डिसाइड करता है। इफ द प्रोग्राम डजंट मेक अ सिस्टम कॉल इन टाइम, ठीक है, यदि प्रोग्राम सिस्टम कॉल को इन टाइम वो यूज़ नहीं किया तो CPU क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कंट्रोल को ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और जिससे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। यदि वो पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना तो फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कंपोनेंट रेप्लिकेशन क्या है, तो टू प्रिवेंट एरर कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर आर रेप्लिकेटेड इन अ मल्टी कंप्यूटर सिस्टम, ईच प्रोसेसर हैज इट्स ऑन OS। इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ओनली प्रोसेसर्स आर रेप्लिकेटेड while memory or input devices are shared। if one processor fails the others are can continue working। तो कंपोनेंट रेप्लिकेशन में डिफरेंट कंपोनेंट का एक तरीके से रेप्लिका तैयार किया जाता है। उसका जो है कि यदि वो फेल कर जाए तो दूसरा जो है टेक ओवर कर सके, तो उसके लिए कंपोनेंट का रेप्लिकेशन बनाया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPU डिज़ाइन है, कैटेगरी है, ठीक है। इरेगुलरिटीज डिफरेंट सबका जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब क्या कि डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू डेटाबेस कंट्रोल। तो डेटा तो हो गया कि डेटा क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज बिट्स एंड बाइट्स, ये हो गया डेटा। डेटा फाइल्स क्या है, फाइल्स दैट होल्ड बाइनरी डेटा एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर डेटा, ये हो गया डेटा फाइल्स। डेटा इंडेक्स फाइल क्या है कि फाइल दैट आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड्स इन द डेटा। डेटा डिक्शनरी क्या है कि फाइल्स
दैट एक्सप्लेन हाउ अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड, तो मतलब डेटा डिक्शनरी, डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन एंड बाय होम डेटा वाज कलेक्टेड। कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि कौन कब जो है उस डेटा को कलेक्ट किया था और कैसे इसको फॉर्मेट किया गया, ये है मेटा डेटा। मेटा डेटा हो गया डेटा अबाउट डेटा। डेटा वेयर हाउस क्या है, तो लार्ज डेटाबेस दैट स्टोर डेटा टू हेल्प विथ मैनेजमेंट डिसीजन एंड दे कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अक्रॉस दी एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटा वेयर हाउस समझ लीजिए ये ना बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। सिंपल डेटाबेस जो है आपका एसक्यूएल ओरेकल, उसमें वो नहीं चलेगा, इसके लिए अलग से डेटाबेस भी होता है। डेटा मार्ट क्या है, तो ये पर्टिकुलर मान लीजिए कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो डेटा होगा वो हो गया डेटा मार्ट, यानी डेटा वेयर हाउस का छोटा वर्जन। तो स्मॉलर डेटाबेस दैट फोकसेज ऑन स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज और डिपार्टमेंट्स हेल्पिंग मैनेजर्स मेक डिसीजन। सम डेटा मार्ट्स आर पार्ट ऑफ लार्जर डेटा वेयर हाउस। तो मैंने पहले ही बताया कि डेटा वेयर हाउस का एक तरीके से ये पार्ट होता है। यदि डेटा वेयर हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा स्टोर करके रखता है, तो डेटा मार्ट जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही डेटा जो है वो रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि डेटाबेस कंट्रोल क्या है। देखिए डेटाबेस कंट्रोल क्या है कि इस फोकसेस फर्स्ट ऑन प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस। तो प्राइमरी हो गया कि भाई कोई गलत आदमी आपके डेटाबेस में ना घुसे, उसको एक्सेस करे, तो उसको इंश्योर करना होगा। दूसरा क्या है हमारा कि देन दे इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एरर और टेम्परिंग इट। तो दो हो गया, एक कि डेटाबेस को जो यूज़ कर रहा है वो सही आदमी हो, दूसरा जो डेटा है हमारा वो सही रहे। दोनों चीज़ डेटाबेस कंट्रोल में हम लोग देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल क्या है कि एक्सेस कंट्रोल इन अ डेटाबेस कैन बी डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी। एक्सेस कंट्रोल जो है वो क्या हो सकता है, डिस्क्रिशनरी हो सकता है और मैंडेटरी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब क्या है कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, ठीक है, मैनेज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा ओनर्स टू लिमिट एक्सेस एंड एक्शंस ऑन द डेटाबेस, कि उस पर हम लोग जो है वो अपना कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकता है, तो नेम बेस्ड हो सकता है कि एक्सेस डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ द डेटा सोर्स, कि भाई ये डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा सोर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। एक हो सकता है कंटेक्स्ट बेस्ड हो सकता है कि उसमें कौन सा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंटेंट बेस्ड। ठीक है, एक होता है कंटेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, कि टाइम और लोकेशन बेस्ड हो सकता है कि इस टाइम में ये डेटा यूज़ नहीं होगा, इस लोकेशन से ये डेटा यूज़ नहीं होगा। एक हो सकता है हिस्ट्री बेस्ड कि एक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रीवियस एक्सेस और यूजेज रिकॉर्ड्स। तो बेस क्या है कि मान लीजिए किसी यूज़र को यदि पहले से उस वो डेटा पे उसको कभी मिला था यूज़ करने का, तो हो सकता है कि उसको आगे भी उस पर राइट मिले यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है इसका। अब डिफरेंट कंट्रोल्स इन डेटाबेस में क्या क्या है, देखिए पहला है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और दूसरा है जैसे इंटीग्रिटी कंट्रोल। ठीक है, अब मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या है, तो ये जो है ये सेट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस पे लगाते हैं यूजिंग सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स, क्लासिफिकेशन लेवल्स जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि यूजर्स आर ग्रांटेड एक्सेस बेस्ड ऑन देयर सिक्योरिटी क्लियरेंस एंड डेटाबेस यूजर कैन नॉट चेंज दीज एट्रीब्यूट। मतलब जो चेंजेस है वो सिर्फ डीबीए कर सकता है, यूजर के पास जो है इसमें इतना राइट नहीं होता। तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल तभी ना होगा कि डीबीए आपको सर्टन राइट दिया है, आप उस राइट का यूज़ करो। ठीक है, कुछ कुछ एट्रीब्यूट होगा जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जो सिर्फ डीबीए चेंज करेगा। दूसरा है हमारा इंटीग्रिटी कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट और इंश्योर डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड यूनिक। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कंट्रोल्स में क्या है, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को हम लोग इंश्योर करते हैं। यदि आप लोगों में से डीबीएमएस किसी ने पढ़ा होगा तो हम लोग लगाते हैं ना, प्राइमरी की कांस्टेंट लगाते हैं, फॉरेन की कांस्टेंट लगाते हैं, यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं, नोटनल कांस्टेंट लगाते हैं। अब देखो प्राइमरी की कांस्टेंट में क्या होता है हमारा कि जो हर ईच रो इन अ टेबल इज यूनिक एंड नोटनल, कि वो यूनिक होगा। तो हम लोग किसी न किसी कॉलम को एक प्राइमरी की बनाते हैं। फॉरेन की में क्या होता है, एक टेबल का प्राइमरी की
और दूसरे टेबल में जाके वो फॉरेन की बनता है। रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं कि लिंक टू टेबल्स एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन देम, ठीक है ना, कि यदि उसमें से कोई एक डिलीट कर देंगे तो दूसरा अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। यूनिक कांस्टेंट हमको लगाना रहता है, तो इंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट। तो ये सब हमारा इंटीग्रिटी कंट्रोल्स का जो है ये पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या हमने अभी बताया आपको, एक बताया कि प्राइमरी की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, नोट नल और एक यूनिक की कांस्टेंट होता है। तो ये सब जो है वो होता है, ठीक है ना। अब देखिए, टू प्रोटेक्ट डेटा इंटीग्रिटी इन डेटाबेस देयर आर टू प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है, एज इट इज ही पूछ देगा। अपडेट प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट प्रोटोकॉल। अपडेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि इंश्योर ट्रांजेक्शंस एंड मास्टर फाइल्स आर प्रोसेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, कि अपडेट जो हो रहा है वो करेक्ट ऑर्डर में हो। मूव अनमैच्ड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन टू अ टेम्पररी अकाउंट फॉर रिव्यू, और जो भी ऐसा डेटा है जिसको रिव्यू किया जाना है तो उसको अलग एक टेम्पररी टेबल में जो है वो डाल दिया जाता है। दूसरा है रिपोर्ट प्रोटोकॉल। तो रिपोर्ट प्रोटोकॉल में क्या है कि रेगुलरली प्रिंट कंट्रोल डेटा लाइक प्राइस लिस्ट और पे रेट्स, ठीक है, जो भी टेबल में स्टोर है उसको है पर्टिकुलर डेटा को एक प्रिंट निकाला जाता है। और ये क्या है कि प्रिंट रिकॉर्ड्स फॉर अनरिजॉल्व एंड अनमैच्ड डेटा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या है कि अपडेट और रिपोर्ट के लिए क्या है कि डेटा इंटीग्रिटी यदि आपको इंश्योर करना है तो अपडेट प्रोटोकॉल एक तरीके से जो भी अपडेट आपका हो रहा ना तो उसका रिकॉर्ड रखता है। और रिपोर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है, ठीक है, कि जो भी हमारा जो की डेटा है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बस नाम याद रखना है, अपडेट प्रोटोकॉल और रिपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल तो है, आप लोग जानते होंगे। देखिए कंकरेंसी कंट्रोल क्या है ना कि जैसे मान लीजिए एक डेटा है, ठीक है, एक डेटा है और मान लीजिए उसको कोई एक ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो जब तक ये ट्रांजेक्शन के द्वारा एक्सेस हो रहा है तो इस पर लॉक लगना चाहिए, ठीक है, इस पर लॉक लगना चाहिए ना। लॉक लगना मतलब कि दूसरा इसको जो है वो यूज़ नहीं कर पाए इस डेटा को, नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा ना। मान के चलिए कि एक ट्रांजेक्शन T1 है और वहाँ पे ना उसको अपडेट करना है 2 + 3 = 5, ठीक है, यहाँ पे उसको 5 रखना है। तो पहले वो मान लीजिए कि कोई डेटा है, पहले यहाँ से 1 है, अब इसमें 2 जोड़ेगा, फिर वो 3 जोड़ेगा। अब 2 जोड़ा था तो अभी मान लीजिए कि पहले से 1 है तो ये 3 हुआ, और तभी तक दूसरा जो है वो ट्रांजेक्शन आके इसका वैल्यू रीड करके चला गया, तो अब उसको तो 3 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जब ये फिनिश कर लेता अपना काम तो यहाँ 5 मिलता, ठीक है। तो ये होता है। चलिए देखते हैं कंकरेंसी कंट्रोल क्या है। देखिए, व्हेन टू प्रोसेसेस try to access the same data at the same time, it can cause data integrity problems, ठीक है, problems. Concurrency control help prevent issues like deadlock which happens when two processes are stuck waiting for each other to release the data they need. मतलब एक डेटा को यदि एक ही टाइम पे 2 प्रोसेस रीड करना चाह रहा है तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी इशू होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 जो हैंडलिंग डेडलॉक के लिए 2 फेज लॉकिंग है। और 2 फेज लॉकिंग के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा है ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज होता था डेटाबेस में, बुक में हमारा नहीं है श्रिंकिंग फेज। सिंपल आप समझो, इसको मत छोड़ो। एक में जो है वो लॉक एक्वायर किया जाता है, एक में रिलीज़ किया जाता है। सिंपली लॉकिंग मैकेनिज्म है क्या कि मान लीजिए कोई एक शेयरेबल डेटा है ना, जिसको एक से ज़्यादा प्रोसेस, मैं ट्रांजेक्शन नहीं प्रोसेस बोल रहा हूँ, प्रोसेस उसको जो है वो मान लीजिए एक्सेस करेगा। तो जैसे ये प्रोसेस एक्सेस करेगा तो लॉक लग जाता है, तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक ये अपना काम खत्म नहीं कर लेगा। ये खत्म कर लेगा फिर दूसरा जो वेट कर रहा है वो इसको यूज़ करेगा, तो दैट इज़ लॉकिंग, ठीक है। 2 फेज लॉकिंग बस याद रखिए, क्या होता है वो याद नहीं रखिए। वैसे इसमें ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटपुट कंट्रोल। देखिए आउटपुट कंट्रोल क्या है कि मान लीजिए जब जैसे हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो सबसे लास्ट फेज है ये आउटपुट कंट्रोल। आपने 6 कंट्रोल जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसी के हम लोग अब लास्ट में आ गए।
आउटपुट कंट्रोल्स में क्या कि एक बार डेटा मान लीजिए हमारे पास मतलब हो गया, सब कुछ प्रोसेस हो गया, अब आउटपुट हमको देखना है, तो उस आउटपुट पे भी तो रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए ना कि कौन उस आउटपुट को एक्सेस कर सकता है। यदि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आउटपुट जो है वो ख़त्म होना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ पे सेव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होता है। देखिए, तो आउटपुट सबसिस्टम्स हैंडल्स हाउ डेटा इज प्रोवाइडेड टू यूजर्स। इट मेन फंक्शंस आर तो डिसाइडिंग व्हाट डेटा यूजर्स विल रिसीव, फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा टू यूजर्स एंड प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द डेटा टू यूजर्स। सबसे पहले है कि क्या डेटा मिलेगा, फॉर्मेट क्या होगा और उसको कैसे मिलेगा एक तरीके से। तो ये तीन जो है आउटपुट कंट्रोल्स में है। अब क्या है कि आउटपुट ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल क्या बोलता है, इट रेफर्स टू डेटा सेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू यूजर्स टर्मिनल थ्रू अ सिस्टम टू इंश्योर द डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड ओनली एक्सेस्ड बाय ऑथोराइज्ड यूजर। कंट्रोल्स आर अप्लाइड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिए, सबसे पहली बात क्या है कि दो चीज़ें, मान लीजिए कि इसने एक सिस्टम, मान लीजिए एक आईपी है 1 2 3 4, जिस भी यूज़र को असाइन होगा ये कोई डेटा मान लीजिए चाह रहा है। अब डेटा जो इसको मिलेगा तो पहले चेक करेगा ना कि 1 2 3 4 को क्या वो डेटा के लिए परमिशन है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करेगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जब ये हो जाएगा कि हाँ इस आईपी को हम ये डेटा दे सकते हैं, या मान लीजिए इस आईपी को क्या ये यूज़र जिस यूज़र आईडी क्रेडेंशियल से उसने वो डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया होगा, तो हाँ इस यूज़र को हम दे सकते हैं डेटा। तो फिर ये चेक होगा ना कि डेटा जो उस टर्मिनल तक जाएगा तो वो सही से जाए। ठीक है ना, दोनों काम करना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल जो है ये आउटपुट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स के अंदर में आता है। अब यहाँ पे हम लोग की कंट्रोल्स क्या क्या है देखिए, इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द आउटपुट पहला है, वेरीफाइंग दैट द आउटपुट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। सबसे पहले ऑथोराइज यूजर को ही मिलेगा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मतलब रिजल्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। और वेरीफाई करेगा कि जो आउटपुट है वो एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं है। मेकिंग श्योर द आउटपुट इज सेंड टू द करेक्ट नेटवर्क एड्रेस जिस यूज़र जहाँ पे है। प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सेंट ओवर द कम्युनिकेशन लाइन्स। कंफर्मिंग दैट द इंटेंडेड यूज़र रिसीव द डेटा, एक बार डेटा भेजे सही से गया कि नहीं है उसका कंफर्मेशन मिलना चाहिए। सेटिंग अ प्रॉपर रिटेंशन पीरियड फॉर स्टोरिंग ऑनलाइन आउटपुट, आपको डेटा दे दिया तो आप कितना टाइम तक आपके सिस्टम पे उसको रहना है। ठीक है, क्योंकि एक बार वहाँ रहेगा, मान लीजिए आप उठ के कोई और वो सिस्टम यूज़ किया, ठीक है, यदि ऐसा है अलाउड वहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए रिटेंशन पीरियड क्या होगा, कितने टाइम तक वो आउटपुट या रिजल्ट आपके पास रहेगा। डिलीटिंग द आउटपुट वंस इट इज नो लॉन्गर नीडेड, उसके बाद डिलीट कर देना यदि यूज़ नहीं हो रहा है तो। ये सारा हमारा की कंट्रोल आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, अगेन आप लोगों को यदि कोई इशू आता है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ठीक है, और हमारा जो ऐप है वो iOS एंड्रॉयड दोनों के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, थैंक यू।